हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पेपर लेकर आया हूँ। बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 का ये पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का पेपर है। पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तो दोस्तों, पेपर आपके 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क 100 हैं। पास होने के लिए आपको 36 नंबर चाहिए। तो 2020 की एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है, लेकिन अब 2023 की एग्ज़ाम के अंदर भी ये बीए फर्स्ट ईयर के प्राइवेट और रेगुलर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन इस वर्ष आने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन देखिए, ये निर्देश दिए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट के अंदर ये 10 नंबर का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 20, ये 20 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, ठीक है। और ये अनिवार्य होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के 4 प्रमुख अग्रणी विद्वानों के नाम लिखिए। उत्तर दोस्तों आगे बता रहा हूं मैं इनके। फिलहाल क्वेश्चन देखिए, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, वेदता को परिभाषित कीजिए, कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के कारण बताइए, मार्क्सवाद के 2 प्रमुख सिद्धांत लिखिए, किन्हीं 4 आदर्शवादियों के नाम लिखिए, अराजकतावाद की 4 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद में है लोकतंत्र के 2 दोष लिखिए, संविधानवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और नारीवाद क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों, अति लघुतरात्मक, ठीक है। इनके उत्तर देखिए। पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के 4 प्रमुख अग्रणी विद्वानों के नाम लिखिए। तो पहला केटलिन, लोस्वेल, मैक्स वेबर, डेविड ईस्टन, ठीक है। अच्छी तरह याद करना है, रटना है दोस्तों बिल्कुल। फिर है उत्तर व्यवहारवाद क्या है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर देखिए। उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार की वैचारिक क्रांति है जो राजनीतिक अध्ययन एवं शोध में तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समन्वय कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं प्रासंगिक बनाना चाहती है। साथ ही राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता की धारणा को और अधिक विस्तृत करना चाहती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदता या औचित्यपूर्णता को परिभाषित कीजिए। दोनों का एक ही मतलब है। तो कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार वेदता की परिभाषा, वेदता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। बिल्कुल रटना पड़ेगा दोस्तों, डेफिनेशन को रटनी पड़ती है, पॉइंट भी रटने ही पड़ते हैं। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के 4 कारण बताइए। तो पहला है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन, दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा का विकास, तीसरा है कठोर दलीय अनुशासन और चौथा है लोक कल्याणकारी राज्य का उदय और विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवाद के 4 प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, फिर है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, फिर है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह याद कर लेना इसको। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह है, किन्हीं 4 आदर्शवादियों के नाम लिखिए। तो आदर्शवादी विद्वान है कांट, हिगल, टी.एच. ग्रीन और बोसांके। अगला क्वेश्चन देखिए, अराजकतावाद की 4 विशेषताएं लिखिए। राज्य का पूर्ण विरोध करना, लोकतांत्रिक शासन का विरोध करना, निजी संपत्ति और पूंजीवाद का विरोध करना, ईश्वर व धर्म का विरोध करना। अच्छी तरह याद कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, लोकतंत्र के कोई 4 दोष लिखिए। तो लोकतंत्र के दोष देखिए, अयोग्यता का शासन, धनवानों का शासन, उग्र राजनीतिक दलबंदी, अनुत्तरदायी शासन। ये लोकतंत्र के दोष या कमियां हैं, या इन आधारों पर लोकतांत्रिक शासन की आलोचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था को ही संविधानवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नारीवाद, लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों 2-2 नंबर वाले में। नारीवाद क्या है, देखिए। नारीवाद एक विचारधारा है जिसके आधार पर महिलाओं की मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं। यह महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत
एक गतिशील और निरंतर परिवर्तित होने वाली विचारधारा है। अब दोस्तों आपके आता है भाग सेकंड। भाग सेकंड जो है ये भी 20 नंबर का है और इसके अंदर 4 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। इस प्रकार से ये भाग 20 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है शक्ति व सत्ता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। फिर है व्यवस्थापिका के पतन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। फिर है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो है विशेषकर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर वाला, व्यवस्थापिका के पतन के कारण और राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरह इनको याद करना। देखिए इनके उत्तर देखिए दोस्तों। उत्तर देखिए सबसे पहले व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला अंतर है व्यवहारवाद सार से पहले तकनीक को महत्व देता है। सार से पहले मतलब हम राजनीति विज्ञान में जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उस शोध और रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो व्यवहारवाद की नज़र में वो सिद्धांत इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए तकनीक इम्पोर्टेंट है कि आप किन साधनों का, किन तकनीकों का, विधियों का प्रयोग करते हुए वो शोध कर रहे हैं, वो तकनीक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है। उत्तर व्यवहारवाद के लिए तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब वो विधियां, वो तरीके महत्वपूर्ण नहीं है जिन विधियों और तरीकों से आप शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए उस रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष आ रहा है, जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंतर है व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन के प्रति तटस्थता एवं उदासीनता का दृष्टिकोण रखता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय समर्थन करता है। तो व्यवहारवाद चूंकि तकनीक को महत्व देता है, इस वजह से उनके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण जो किया जा रहा है, वो सिद्धांत वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था को बदलने में सक्षम है कि नहीं है, वर्तमान समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है कि नहीं है, उस बारे में वो उदासीन है। ठीक है, उनका वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो तकनीक के बजाय सार को महत्व देता है, इसलिए वो ये मानते हैं कि भाई हम जो शोध कर रहे हैं और शोध के परिणाम स्वरूप जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, वो सिद्धांत क्या समाज में बदलाव लाने में सक्षम है कि नहीं है, वर्तमान समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है कि नहीं है, वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। फिर है व्यवहारवादियों की रुचि राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकरण में है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मुख्य रुचि मानवीय समस्याओं के व्यवहारिक हल ढूंढने में है। अगला अंतर क्या है कि व्यवहारवादियों का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान के अंदर शोध के माध्यम से क्या करना, मानव की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, राजनीतिक जो समस्याएं हैं, राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं, विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इसका हल ढूंढना। अगला अंतर है व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को स्वीकार किया है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्य सापेक्ष ज्ञान की अवधारणा में विश्वास करते हैं। तो व्यवहारवादी जो अध्ययन करते हैं वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करते हैं, मतलब उनके लिए लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो मूल्य हैं ये कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना करने में उनके अध्ययन से मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण है एक तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना, सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना और राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना, ये सबसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो है वो मूल्य सापेक्ष ज्ञान की अवधारणा के अंदर विश्वास करते हैं, मतलब हम जो शोध कर रहे हैं, हम जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, वो इन मूल्यों की स्थापना करने में मददगार सिद्ध होने चाहिए, कि वो लोकतंत्र की स्थापना करने में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, इनकी स्थापना करने में मदद प्रदान करने वाले होने चाहिए, इनकी रक्षा करने में सहायक होने चाहिए। ठीक है, अगला जो अंतर है दोस्तों वो अंतर देखिए, व्यवहारवादियों के अध्ययन में मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि बुद्धिजीवियों को मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो व्यवहारवादी जो है वो अपना जो अध्ययन करते हैं उसमें मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं है, मतलब मानवीय मूल्य मतलब ये जो आपका न्याय है, दया है, प्रेम है, सहयोग है, भाईचारा है, ये जो है ये मानवीय मूल्य हैं। तो इन मानवीय मूल्यों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो हैं
वो ये मानते हैं कि हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो शोध है, वो मानवीय मूल्यों में सहायक होना चाहिए, मानवीय मूल्यों में मददगार होना चाहिए। प्रेम, दया, न्याय, सहिष्णुता, भाईचारा, इनकी स्थापना करने में मदद करने वाला होना चाहिए। अगला अंतर है, व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को एक मनन विज्ञान के रूप में विकसित किया है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के साथ ही कार्य विज्ञान भी माना है। वे इसे मनन विज्ञान की तुलना में कार्य विज्ञान अधिक मानते हैं। तो व्यवहारवादी तो राजनीति विज्ञान को एक मतलब मशीनरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका मतलब मानवीयता से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, ठीक है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो है वो क्या करना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान को कार्य विज्ञान बनाना चाहते हैं, कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें ऐसे शोध किए जाएं, ऐसे मतलब अनुसंधान किए जाएं, ऐसे अध्ययन किए जाएं जिससे लगे कि हाँ, समाज के विकास में, उत्थान में राजनीति जो है अपना योगदान दे रही है, कार्य कर रही है। और लास्ट अंतर है, उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल दिया है, जबकि व्यवहारवादियों ने इस बारे में उदासीनता व्यक्त की है। व्यवसायों का राजनीतिकरण का मतलब ये है कि जो जो भी लोग अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में, संस्थाओं में कार्यरत हैं, उनका ये दायित्व है कि वो वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो देश की है चाहे वो दुनिया की है, तो उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके पक्ष में बोलें, उसके विरोध में बोलें, गलत को गलत कहें और ये बताएं कि हाँ, ये चीज़ें जो है वो दुनिया के लिए सही नहीं है, खतरनाक है। वो अपने अपनी राय व्यक्त करें, ये उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। जबकि व्यवहारवादी इस बारे में उदासीन है, उनको वर्तमान समसामयिक चुनौतियों और समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अंतर आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही जो प्रवृत्ति है, उनके प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाएगी, उनका विरोध नहीं किया गया विद्वानों के द्वारा, राजनीतिक इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, ठीक है। उसी वजह से उनकी तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ा मिला, फिर बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है शक्ति की सत्ता से भिन्नता। शक्ति और सत्ता में क्या संबंध है, इसका क्वेश्चन है। देखिए, राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं सत्ता दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें अक्सर समानार्थी शब्दों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब समान समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर होता है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार रखती है, किंतु वह स्वयं शक्ति नहीं होती है। तो सत्ता और शक्ति में क्या संबंध है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार रखती है, ठीक है, लेकिन वह स्वयं में शक्ति नहीं है। सत्ता में अपने आप क्या होती है, शक्ति नहीं होती है, वो शक्ति का संस्थागत रूप से प्रयोग करती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कलेक्टर बन गया या मुख्यमंत्री बन गया, तो उस पद पर बैठने की वजह से ऑटोमेटिक उसके पास में शक्ति आ जाती है, ठीक है। तो वो शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार हो गया उसके पास में। अगर वो व्यक्ति उस पोस्ट पर नहीं बैठता तो उसके पास में कोई शक्ति नहीं होती, अपने आप उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो देखिए। पहला है, शक्ति व सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित है। देखिए, व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, शक्ति की कामना तथा सहयोग की कामना। व्यक्ति की शक्ति की कामना व्यक्तियों में शक्ति संघर्ष को जन्म देती है तथा सहयोग की कामना समाज को जन्म देती है। व्यक्ति की ये शक्ति की कामना संबंधी प्रवृत्ति ही शक्ति के रूप में दिखाई देती है और सहयोग यानी सामाजिकता की प्रवृत्ति सत्ता के रूप में दिखाई देती है। तो शक्ति और सत्ता में पहला अंतर क्या किस रूप में बताया है, शक्ति और सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित बताई गई हैं कि व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की मनोवृत्तियां पाई जाती हैं, एक तो शक्ति की कामना की प्रवृत्ति और एक सहयोग की कामना की प्रवृत्ति। तो शक्ति की कामना की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है उसमें शक्ति संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि सहयोग की कामना की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है उसमें सामाजिकता की और सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो शक्ति जो है वो किसकी द्योतक है, शक्ति की कामना की द्योतक है, जबकि सत्ता जो है वो सहयोग की कामना की द्योतक होती है। अगला जो अंतर बताया है वो अंतर देखिए, शक्ति भौतिक तत्व है, सत्ता वैधानिक तत्व है। देखिए, शक्ति में बल निहित रहता है इसलिए वह बाध्यकारी होती है। अपने इस लक्षण के कारण शक्ति को भौतिक तत्व माना जाता है, जबकि सत्ता जनसहमति पर आधारित होती है और उसमें प्रभाव निहित होता है।
ये राज्य में वैधानिक तत्व के रूप में दिखाई देती है। तो शक्ति क्या होती है? भौतिक तत्व होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बल निहित होता है और बल बाध्यकारी होता है कि अगर आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं और वो ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है तो आप फोर्स करके बल का प्रयोग करके उससे वो कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको भौतिक तत्व माना जाता है। जबकि सत्ता जो होती है वो जनसहमति पर आधारित होती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सत्ता में है, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, तो वो जनता की इच्छा से बैठे हैं। और अगर जनता इच्छा नहीं करेगी, सहमति प्रदान नहीं करेगी, तो वो कल ही वो जो है उस पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। तो वो वैधानिक रूप से और उस पद के ऊपर बैठे हुए हैं, जनता की इच्छा से उस पद पर बैठे हुए हैं। तो सत्ता में जनसहमति होती है और वैधानिकता का तत्व पाया जाता है। अगला जो अंतर है वो है दोस्तों, शक्ति साधन है, सत्ता कर्ता। देखिए, सत्ता किसी पद में निहित संस्थागत होती है तथा यह निश्चित, मूर्त एवं वैधानिक भी होती है। अपने इन गुणों के कारण सत्ता किसी राज व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाती है। इसके विपरीत शक्ति असंस्थागत, अनिश्चित एवं अमूर्त होती है तथा अपनी प्रकृति से वैधानिक नहीं होती है। अतः वह किसी भी व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाने में असमर्थ होती है। वस्तुतः सत्ता इसे एक साधन के रूप में प्रयोग करती है। तो दोस्तों, शक्ति एक साधन होती है, सत्ता जो होती है वो कर्ता होती है। सत्ता मूर्त होती है। आप देख सकते हैं कि किस व्यक्ति की सत्ता है, कलेक्टर कौन है, एसडीएम कौन है, ठीक है, आप देख सकते हैं उनको, तो वो मूर्त होती है। ठीक है, और उनके द्वारा उस पोस्ट की जो शक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। तो वो जो शक्ति है वो दिखाई नहीं देती है, सत्ता दिखाई देती है। अगला अंतर है मूल्य की दृष्टि से अंतर। देखिए, शक्ति एक साधन है, अतः ये मूल्य निरपेक्ष होती है, किंतु सत्ता सदैव मूल्य सापेक्ष होती है। जब शक्ति सत्ता के अधीन कार्य करती है तो वो मूल्यात्मक एवं विवेकपूर्ण रूप से कार्य करती है, किंतु जब शक्ति सत्ता से स्वतंत्र होकर कार्य करती है तो ये मूल्य विरोधी, विवेकहीन और स्वेच्छाचारी होती है। अगर शक्ति जो है वो सत्ता के अधीन होती है तो मूल्य निरपेक्ष होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है तो वो उस पद के नियम कायदे के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। तो इसका मतलब वो अपनी इच्छा से, अपनी अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छा से जो है वो किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। उसको नियम और कानूनों के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उस पोस्ट पे नहीं बैठा हुआ है और वैसे ही किसी वजह से वो जो है माफिया टाइप का कोई व्यक्ति है, ठीक है, दादा टाइप का कोई व्यक्ति है, माफिया टाइप का कोई व्यक्ति है, तो उसके पास में वो जो पावर है वो सत्ता की पावर नहीं है। इस वजह से वो उसका मनमाने तरीके से प्रयोग कर सकता है। वो अपनी उस पावर का चाहे जिस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं जो पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, नैतिक रूप से सही है कि गलत है, कानूनी रूप से सही है कि गलत है। अगला जो अंतर है दोस्तों शक्ति और सत्ता में, वो देखिए प्रत्यायोजन संबंधी अंतर। देखिए, सत्ता का निवास किसी पद या संस्था में होने के कारण ये मूर्त एवं निश्चित होती है। ये अपनी प्रकृति से वैधानिक भी है। अतः किसी उच्च सत्ता द्वारा किसी निम्न सत्ता को अपनी सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, किंतु शक्ति में उपयुक्त गुण एवं लक्षण नहीं पाए जाते हैं, अतः उसके द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है दोस्तों अपनी पावर को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ पल के लिए सौंप देना। ठीक है, वो होता है प्रत्यायोजन। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी पावर जो है वो किस में आ जाती है, उपराष्ट्रपति के अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो डीएम जो होता है, जिला कलेक्टर जो होता है, वो अगर उपस्थित नहीं है या बीमार पड़ गया या छुट्टी पे चला गया तो उसकी पावर का इस्तेमाल जो है वो एसडीएम करने लग जाता है, एडीएम करने लग जाता है। ठीक है, तो वो गया प्रत्यायोजन। तो सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है लेकिन शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। शक्ति तो जिस व्यक्ति में निहित होती है वो जब सामने होता है तो ही वो अधीनस्थ लोग उसकी बात मानते हैं। अगर वो सामने नहीं है तो उसके जो चमचे टाइप के लोग होते हैं उनसे उतना लोग नहीं डरते हैं जितना उस व्यक्ति से डरते हैं जो खुद माफिया होता है, खुद दादा होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्यवस्थापिका के पतन से तात्पर्य। इसमें व्यवस्थापिका की शक्तियों में पतन के कारण बताए गए हैं। तो सबसे पहले अपन 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में समझ लें। दोस्तों आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करें। अब मेरे चैनल को जो है 5700 विद्यार्थी देख रहे हो आप,
लेकिन सब्सक्राइब जो है वो 100 विद्यार्थियों ने नहीं कर रखा है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्यवस्थापिका के पतन से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर अपन व्यवस्थापिका की आगे बात करेंगे। जो क्वेश्चन आया है उसकी देखिए, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास के कारण राज्यों के कार्यों में असीमित वृद्धि हुई है। इससे व्यवस्थापिका के कार्यों एवं भूमिका में वृद्धि हुई है, किंतु व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका के कार्यों एवं भूमिका में और भी अधिक वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की व्यवस्थापिका कार्यपालिका की तुलना में अधिक प्रभावशाली संस्था नहीं रही है, जितनी कि वह अतीत में हुआ करती थी। इसे ही व्यवस्थापिका की अवनति का नाम दिया जाता है। यानी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियां और भूमिका घट रही हैं और कार्यपालिका की शक्तियां और भूमिका बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवस्थापिका की शक्तियों और भूमिकाओं में गिरावट आ रही है, कमी आ रही है, इसी को व्यवस्थापिका का पतन कहा जाता है। और व्यवस्थापिका का पतन इस चीज का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, आगे देखिए। सर्वप्रथम लॉर्ड ब्राइस ने 1925 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यवस्थापिकाओं का पतन, व्यवस्थापिका का पतन, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किस विद्वान ने की है, लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में। अब दोस्तों इसकी परिभाषा देखिए, व्यवस्थापिका के पतन के बारे में एक विद्वान की परिभाषा है, केसी वैयर। देखिए, निरपेक्ष दृष्टिकोण से तो व्यवस्थापिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु कार्यपालिका की तुलना में उसकी शक्तियां लगभग सभी पहलुओं में कम हुई है, ठीक है। अब है व्यवस्थापिका के पतन के कारण। किन कारणों की वजह से व्यवस्थापिका का पतन हुआ है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट हैं ये 2 प्रश्नों के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक प्रश्न ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि व्यवस्थापिका के पतन के 4 कारण बताइए, या व्यवस्थापिका के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो ये पॉइंट आएंगे। दूसरे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण बताइए। तो जिन कारणों से व्यवस्थापिका की शक्तियां घटी हैं, उन्हीं कारणों से कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है वो एक ही है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। देखिए, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय एवं विकास के कारण वर्तमान में कार्यपालिका की शक्तियों एवं कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आज स्थिति यह है कि आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है। आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय व्यवस्थापिकाओं में प्रत्यक्ष रूप से तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा विदेश नीति एवं राष्ट्रीय रक्षा नीति जैसे विषय वर्तमान में अति महत्वपूर्ण बन गए हैं, जिन पर तुरंत निर्णय एवं कार्यवाही की आवश्यकता होती है। इस कारण भी कार्यपालिका की शक्तियों एवं भूमिका में पर्याप्त वृद्धि हुई है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में अवनति हुई है। तो दोस्तों वर्तमान में क्या हो गया है कि यद्यपि कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका का है, लेकिन अपन देखते हैं कि कानून जो है वो सरकार यानी प्रधानमंत्री की या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार बनते हैं। मतलब अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वैसे नहीं बनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति विधेयकों को प्रभावित करता है। वो राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से वो कांग्रेस के नाम संदेश भेज करके, ठीक है, वो कानून की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में तो प्रधानमंत्री जो चाहता है वो ही कानून बनता है, बाकी नहीं बनता है। तो इसका मतलब कानून बनाने के कार्य में भी व्यवस्थापिका के बजाय कार्यपालिका की भूमिका बढ़ गई है। इसके अलावा विदेश नीति जो है, तो विदेश नीति के अंदर सभी जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी कार्यपालिका के द्वारा ही लिए जाते हैं। अगला जो है व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास का कारण या कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण, वो पॉइंट है प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए, वर्तमान काल में राज्य के कार्यों में विस्तार और कानून निर्माण में निरंतरता बढ़ती हुई जटिलता ने एक अन्य प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से जाना जाता है। संसद के पास सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण के लिए आवश्यक समय और ज्ञान न होने के कारण व्यवस्थापिका कानून की केवल मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और इन कानूनों के अधीन
नियम तथा उपनियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्ति प्रशासनिक विभागों को प्रदान कर देती है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है और इसके कारण मंत्रिमंडल को कानून निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है। तो दोस्तों प्रदत्त व्यवस्थापन जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको समझिए आप, व्यवस्थापन का मतलब होता है कानून निर्माण कार्य, ठीक है। प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान करना। तो कानून निर्माण का कार्य किसका है? संसद का है, व्यवस्थापिका का है। अब इसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं, क्यों? क्योंकि अब वर्तमान में कानून निर्माण का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को प्रदान कर दिया है। कैसे कर दिया है कि अब जो भी संसद के अंदर व्यवस्थापिका के अंदर विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो कार्यपालिका के द्वारा यानी विधि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, प्लस उनमें क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे वो भी जो है उन्हीं के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो संसद तो व्यवस्थापिका तो कार्यपालिका द्वारा विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों को केवल पारित करने का कार्य करती है। वो तो उनकी मोटी मोटी रूपरेखा जो है विधेयक की वो पारित कर देती है। बाद में उसके बारे में और नियम बनाना है, उपनियम बनाना है, वो सारे कार्य और कार्यपालिका के द्वारा विधि मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रथा को बोलते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। तो इस प्रथा के कारण से व्यवस्थापिका की शक्तियों और भूमिका में गिरावट आई है और कार्यपालिका की शक्तियां और भूमिका जो है उसमें वृद्धि हुई है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कठोर दलीय अनुशासन। देखिए, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी का एक कारण है कठोर दलीय अनुशासन। इसमें देखिए, व्यवस्थापिका को निर्बल बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग राजनीतिक दलों के निरंतर बढ़ते हुए दलीय अनुशासन ने दिया है। आजकल दल का अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना ही होता है। यदि वह ऐसा न करे तो उसे दल से बहिष्कृत कर दिया जा सकता है, जिसका सामान्य तात्पर्य है कि राजनीतिक जीवन का अंत। इसके अलावा व्यवस्थापिका में प्रत्येक दल का सचेतक होता है जो ये तय करता है कि उसके दल के सदस्य किस विषय पर क्या विचार व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों कठोर दलीय अनुशासन की वजह से भी वर्तमान में व्यवस्थापिका की शक्तियां कम हो रही हैं और कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ रही हैं। कैसे? कठोर दलीय अनुशासन यानी संसद के अंदर व्यवस्थापिका के अंदर सरकार का बहुमत होता है। तो सरकार का बहुमत होने की वजह से जैसा सरकार चाहती है, जैसा प्रधानमंत्री चाहता है, वैसा ही व्यवस्थापिका के अंदर निर्णय लेना पड़ता है। मतलब व्यवस्थापिका में जो बहुमत दल होता है वो अपने प्रधानमंत्री का, अपनी सरकार का विरोध नहीं कर सकता है। अगर कोई विरोध करता है, उनकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वो उनको पार्टी से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, व्यवस्थापिका के ऊपर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके अलावा एक होता है सचेतक। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, सचेतक जो होता है ये मतलब पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी होता है। संसद के अंदर दोनों सदनों में पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी होता है। तो वो ये आदेश देता है, अपने पार्टी के सदस्यों को ये आदेश देता है कि किस मुद्दे पर उनको क्या निर्णय लेना है, किस विषय पर पक्ष में बोलना है, किस विषय पर विपक्ष में बोलना है, कब उपस्थित रहना है सदन से, कब अनुपस्थित रहना है, मतदान की स्थिति में पक्ष में वोट करना है कि विपक्ष में वोट करना है। वो सारे जो आदेश और निर्देश जो है वो पार्टी के सचेतक के द्वारा अपनी पार्टी के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। तो इस सचेतक की वजह से भी जो है दलीय अनुशासन कायम होता है और संसद के ऊपर, व्यवस्थापिका के ऊपर सरकार का, कार्यपालिका का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सचेतक जो आदेश, सचेतक को बोलते हैं व्हीप। तो सचेतक जो आदेश जारी करता है उसको बोलते हैं व्हीप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है संचार साधनों का विकास। देखिए, व्यवस्थापिका की अवनति का एक प्रमुख कारण यह है कि संचार के ऐसे साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है जिनकी मदद से कार्यपालिका अध्यक्ष सीधे ही आम जनता से अपनी नीतियों के समर्थन के लिए प्रभावशाली अपील कर सकता है। इस प्रकार जब जनमत कार्यपालिका अध्यक्ष के साथ होता है तो व्यवस्थापिका भी उसका अनुसमर्थन करने के लिए प्रायः विवश हो जाती है। तो दोस्तों व्यवस्थापिका की शक्तियों में गिरावट और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के लिए एक कारण और है संचार साधनों का विकास। कि वर्तमान में आपको पता है
कि संचार साधनों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, टीवी चैनल्स बहुत बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है। तो अगर सरकार को मान लीजिए कोई कानून बनवाना है तो वो क्या करेगा, वो सीधे टीवी पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के जनता से सीधे अपील कर देगा कि मैं जनता के हित में, राष्ट्र के हित में इस विषय पर कानून बनाना चाहता हूँ, लेकिन संसद के अंदर जो है विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर जनता का उसको सपोर्ट मिल जाता है तो फिर वो उस विधेयक को जो है संसद से, व्यवस्थापिका से आसानी से पारित करवा लेता है। वहाँ पर उसकी नीतियों का, उस विधेयक का उतना विरोध नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ गई, व्यवस्थापिका की शक्तियाँ घट गई हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वो है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। देखिए, पहला अंतर है संगठन की प्रकृति में अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से संगठित होते हैं और उनके संगठन की प्रकृति राजनीतिक होती है, किंतु दबाव समूह असंगठित अथवा संगठित दोनों ही तरह के हो सकते हैं और उनके संगठन की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में पहला अंतर क्या है, संगठन की प्रकृति में अंतर। यानी राजनीतिक दल जो होते हैं वो संगठित होते हैं और उनके संगठन की प्रकृति राजनीतिक होती है, जबकि दबाव समूह जो होते हैं वो संगठित भी हो सकते हैं और असंगठित भी हो सकते हैं, और उनके संगठन की प्रकृति जो वो राजनीतिक तो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो गैर राजनीतिक प्रकृति के संगठन होते हैं। दूसरा अंतर है संगठन के आकार में अंतर। देखिए, राजनीतिक दल का आकार काफ़ी बड़ा होता है, इसकी सदस्य संख्या लाखों अथवा करोड़ों में हो सकती है, जबकि दबाव समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, इसकी सदस्य संख्या सीमित होती है। तो दूसरा अंतर क्या हो गया, संगठन के आकार में, कि राजनीतिक दलों के संगठन का जो आकार होता है, राजनीतिक दलों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि दबाव समूह का आकार जो होता है वो छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी तो भारत के सभी राज्यों के अंदर क्रियाशील है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई दबाव समूह है, तो जैसे मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्य कर रही है तो उस कार्य को रुकवाने के लिए मध्य प्रदेश में जो क्रियाशील दबाव समूह है वही एक्टिव होता है, वो उसका कोई प्रभाव बाकी देश के राज्यों पर ये कोई जरूरी नहीं होता है। अगला जो अंतर है दोस्तों वो है सदस्यता की प्रकृति में अंतर। देखिए, कोई एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं बन सकता है, जबकि वह एक ही समय में विभिन्न प्रकार के अनेक दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है। तो सदस्यता की प्रकृति में भी अंतर होता है कि एक व्यक्ति होता है वो एक समय में एक ही राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन सकता है, या तो आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, या कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, या बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि एक साथ आप दोनों पार्टियों को ज्वाइन कर लें। लेकिन दबाव समूह जो होता है उसकी सदस्यता की प्रकृति जो है वो कैसी होती है कि उसमें एक व्यक्ति एक समय में कई सारे दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आप NSUI या SFI के सदस्य, दोनों में से किसी के भी सदस्य बन सकते हैं। चूँकि आप जो है मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कर्मचारियों का संगठन है उसके भी आप सदस्य बन सकते हैं। आप साथ में खेती का कार्य करते हैं तो आप कृषक जो संगठन बना हुआ है उसके भी मेंबर बन सकते हैं। आप युवाओं का कोई संगठन बना हुआ अलग से तो उसके भी एक साथ सदस्य बन सकते हैं। इस प्रकार से दबाव समूह के जो सदस्य हैं वो कई सारे दबाव समूह के एक साथ में सदस्य बन सकते हैं। अगला जो अंतर है दोस्तों वो देखिए, उद्देश्य, कार्यक्रम एवं कार्य क्षेत्र का अंतर। राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से होता है, अतः इसके कार्य क्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन आता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनका कार्य क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक होता है। इसके विपरीत दबाव समूह एक विशेष वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके द्वारा इस वर्ग विशेष के हितों से संबंधित समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतः दबाव समूह का कार्य क्षेत्र एवं कार्यक्रम अपेक्षाकृत सीमित और संकुचित होता है। तो दोस्तों, उद्देश्य, कार्यक्रम और कार्य क्षेत्र के संबंध में भी दोनों में अंतर है कि जैसे राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वो व्यापक होता है, वो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से रिलेटेड जो है वो विचार व्यक्त करते हैं, जबकि दबाव समूह जो होते हैं वो जिस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं केवल उस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के बारे में उनका ध्यान होता है। फिर उनके कार्यक्रम जो होते हैं वो भी संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र विशेष से ही जुड़े होते हैं, इसलिए क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों को वो महत्व देते हैं। जैसे राजस्थान में कोई दबाव समूह तो वो राजस्थान की राजनीति में दखल देने का कार्य करता है, उसको हरियाणा से, नागालैंड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उनका कार्य क्षेत्र भी क्या हो गया, सीमित हो गया, कि वो अपने क्षेत्र से संबंधित ही समस्याओं के बारे में विचार करते हैं।
जबकि राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कांग्रेस या भाजपा, तो उनको तो पूरे भारत के बारे में चिंतन और मनन करना पड़ता है, उनका कार्य क्षेत्र तो पूरा भारत है। जम्मू कश्मीर में कोई समस्या होगी तो उसको भी राजनीतिक दल उठाएगा, हरियाणा के अंदर कोई समस्या होगी उसको भी पार्टी उठाएगी। लेकिन दबाव समूह जो वो जिस राज्य में होते हैं, वो जिस क्षेत्र में होते हैं वहाँ की समस्याओं को उठाते हैं, उनको बाकी स्टेट से होने वाली समस्याओं से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। अगला अंतर है सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। राजनीतिक दल शासन सत्ता पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार चाहते हैं और वे इस उद्देश्य से चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, ठीक है, तथा उन्हें विजयी बनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन दबाव समूह है शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, किंतु वे ऐसे राजनीतिक दलों को शासन सत्ता में अवश्य देखना चाहते हैं जो उनके प्रभाव में हों अथवा उनके अनुकूल हों। वे विधेयकों, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, दबाव समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं, शासन सत्ता को प्राप्त करना सॉरी माफी चाहता हूँ, खांसी आ गई। दोस्तों, राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है, और वो सत्ता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कोई भी पार्टी जो है ये नहीं चाहती है कि भाई मैं सरकार में नहीं आऊँ, सत्ता में नहीं आऊँ। जबकि दबाव समूह जो होते हैं उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, उनका उद्देश्य सत्ता को प्रभावित करना होता है, सरकार को, अधिकारियों को प्रभावित करके अपने हक में फैसला करवाना होता है, ठीक है। अगला जो अंतर है छक्का, वो देखिए स्वरूप संबंधी अंतर। देखिए, विचारधारा और कार्यक्रम की दृष्टि से दबाव समूह राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक संयुक्त और सजातीय समूह होते हैं। राजनीतिक दल व्यापक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित होते हैं। इनके उद्देश्य और कार्य बहुरूपी होते हैं, अतः उनमें उस सीमा तक सजातीयता और एकता की स्थिति नहीं होती है जो दबाव समूह में दिखाई देती है। तो दोस्तों, दबाव समूह जो होते हैं वो तो क्या होता है कि एक जैसी व्यवसाय या एक जैसे हित के लोगों का होता है। जैसे मान लो डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों का कोई संगठन बना हुआ है तो उसमें डॉक्टर ही शामिल होंगे, किसानों का कोई संगठन बना हुआ है तो उसमें किसान ही शामिल होंगे, विद्यार्थियों का कोई संगठन बना हुआ है तो उसमें विद्यार्थी शामिल होंगे, ठीक है। तो वो सजातीय समूह हो गया, ठीक है। लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसा कोई जरूरी नहीं, राजनीतिक दल की सदस्यता डॉक्टर भी ले सकता है, किसान भी ले सकता है, विद्यार्थी भी ले सकता है, ठीक है। तो उनमें इतनी राजनीतिक सजातीयता नहीं पाई जाती है। अगला जो अंतर है दोस्तों वो है साधन संबंधी अंतर। देखिए, राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, लेकिन दबाव समूह के द्वारा आवश्यकता अनुसार संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। तो साधनों को लेकर के भी दोनों में अंतर है कि राजनीतिक दल जो है वो उनका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करेंगे, वो हिंसक या असंवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि दबाव समूह जो होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता को प्रभावित करना। अब सत्ता को प्रभावित करने के लिए वो जायज़, नाजायज़, कानूनी, अवैध सब प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई अधिकारी है, उनसे कोई आदेश रद्द करवाना है या अपने हक में कोई निर्णय करवाना है तो वो उनसे याचना भी कर सकते हैं, उनको आर्थिक प्रलोभन भी दे सकते हैं, उनको डरा और धमका भी सकते हैं, ठीक है। वो सब प्रकार के हथकंडे अपना सकते हैं। अगला है क्रियाशीलता के स्तर में अंतर। देखिए, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सार्वजनिक हित की प्राप्ति एवं रक्षा करना तथा सत्ता पर अपना अधिकार करना होता है, अतः वे सदैव क्रियाशील रहते हैं। लेकिन दबाव समूह का उद्देश्य अपने से संबंधित हित की प्राप्ति एवं रक्षा करना होता है, अतः वह इस हित के संदर्भ में ही क्रियाशील होते हैं। क्रियाशीलता के स्तर को लेकर के भी दोनों में अंतर है। यानी राजनीतिक दल तो जो है चाहे सत्ता में है और चाहे सत्ता में नहीं है, लेकिन वो साल भर क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, समस्याओं को उठाना है वो उनका कार्य रहता है ना, जनता के हक के लिए लड़ाई करना है, लड़ना है, आंदोलन करना है, वो सब करते रहते हैं, पूरी साल भर करते रहते हैं। लेकिन दबाव समूह जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं। वो तो कब एक्टिव होते हैं, जब उनके हक के विपरीत कोई काम हो रहा है, उनके हित के विपरीत कोई काम हो रहा है, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे संसद के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, तभी वो एक्टिव होते हैं, वरना वो शांत रहते हैं। माफी चाहता हूं दोस्तों, खांसी आने लग गई। अब दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन है खंड ए, क्या उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद है? परीक्षण कीजिए, उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
अच्छी तरह याद करना। हो सकेगा तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, क्या ये सत्ता से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों शक्ति के बारे में मैंने 2019 वाला जो कल वीडियो बनाया था 2019 के पेपर पर, उसमें इस क्वेश्चन को डाला है। और अभी सत्ता से किस प्रकार भिन्न है, इसका उत्तर अभी मैंने आपको बताया, इसी वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है सेक्शन ब, इसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। फिर लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और इसके गुण दोषों का परीक्षण कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के वर्ग संघर्ष व अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में नारीवाद पर एक लेख लिखिए। अच्छी तरह याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नारीवाद वाला। तो ये मेरे को पेपर नहीं मिला, इसलिए इसमें जो थोड़ा रफली लिखा हुआ था। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी वीडियो पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले पहले इंपॉर्टेंट निबंधात्मक क्वेश्चनों के वीडियो भी लेकर आऊँ आपके लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।